व्हाट्सअप एवरीवन, व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और बता दीजिए कि क्या आपको ये ऑडियो, क्या आपको वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सब कुछ एकदम जबरदस्त है। यस, तुषार, नील, पूर्व, इसके अलावा और कौन है, और दीपक है। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अंतरा, खुशी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आ जाएंगे जल्दी से। और आज के इस रिवीजन सेशन के अंदर जो हमारी स्पेशल 26 की सीरीज चल रही है बेटा, इसके ऊपर आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एलएलपी एक्ट को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक इंट्रोडक्शन बता देता हूं। हमारे इस बार सीए फाउंडेशन या सीए इंटर की बात हो, दोनों जगह एकदम बहुत ही बढ़िया अल्टीमेट सीए के रिजल्ट्स आए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, ये जो सीरीज आप देख रहे हो, ये जो आप सेशन देखने वाले हो, ये स्पेशल 26 का पार्ट है बेटा। ये स्पेशल 26 6.0 एक यूट्यूब के ऊपर मैं सीरीज ले रहा हूं, जिसके अंदर मैं 100% लॉ को रिवाइज करवाने वाला हूं 26 सेशंस के अंदर, राइट। हर एक सेशन जो है ये 1 से 1.5 या 2 घंटे के बीच रहने वाला है। कभी कभार कोई बड़ा एक्ट है तो अपन 2 घंटे दिन का लेंगे, और मान लो जैसे कोई छोटे एक्ट है तो अपन एक घंटे के अंदर भी उसको फिनिश ऑफ कर सकते हैं। क्या, बिल्कुल। जो भी बात है कि 26 सेशंस के अंदर मैं आपके पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को कवर करवा दूंगा। ये पूरा फ्री होने वाला है यूट्यूब के ऊपर। अल्टीमेट सीए और सीए इंद्रेश गांधी, ये दोनों यूट्यूब चैनल्स के ऊपर यहाँ पे मैं इसको कवर करवा रहा हूँ। सर, इसका समय क्या होने वाला है? शाम में 5 बजे होता है बेटा। 9 मार्च से ये सीरीज चालू हुई है हमारी, और 20 अप्रैल तक ये पूरी सीरीज आपकी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। सर, कौन सी किताबों का हम प्रयोग करेंगे? तो चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक का मैं आपको प्रयोग करते हुए चलूंगा। अगर आप अल्टीमेट सीए के स्टूडेंट है तो आप डेफिनेटली आपके पास ये किताबें होंगी। मान लो अगर आपके पास हमारे रेगुलर लेक्चर्स या फास्ट ट्रैक लेक्चर्स नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप igsir.in के ऊपर जा सकते हैं और हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके बाद अगेन आप इन लेक्चर्स से या ऐसे भी आप इन लेक्चर्स से पढ़ सकते हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। सर, कौन से अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है? तो देखो, जो मई 25 का आने वाला अटेम्प्ट है, सितंबर 25, जनवरी 26 और उसके आगे वाले, यानी कि मई 26 वगैरह वाले भी बिल्कुल इसको देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। स्पेशल 26 6.0 वालों के लिए जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूं, वो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दिख जाएगा। और या अगर आप मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाओगे, सीए इंद्रेश हैंडल के ऊपर, तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा। मेरे बायो के अंदर भी मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे के रखा हूं, जरूर से ज्वाइन कर लेना। क्योंकि अब आने वाले समय से, यानी कि आज से, मैं इसके अंदर आपके साथ बहुत ज्यादा अमेजिंग ब्यूटीफुल इनसाइट शेयर करूंगा। कुछ मैं आपको क्वेश्चन शेयर करूंगा जो आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, ओके, लेट्स गेट बैक नाउ। और अब हम लोग यहाँ पे चालू करने जा रहे हैं एलएलपी एक्ट के रिवीजन से। मुझे सारे लोगों का ध्यान, सारे लोगों का फोकस केवल और केवल मेरे ऊपर चाहिए बेटा। आपका इधर उधर कहीं पे भी ध्यान नहीं होना चाहिए। अब देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सारे लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, एकदम बढ़िया से फोकस करना, ठीक है ना। सर, प्रणव सर भी रिवीजन लेने वाले हैं क्या? यस। अगर आपने प्रणव सर का कल का रिवीजन वीडियो की स्ट्रैटेजी नहीं देखी तो जरूर से उसको चेक कर लेना एक बार। उन्होंने कल यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर, अल्टीमेट सीए के ऊपर ही पोस्ट किया था। आप जरूर से देख लेना, वो भी रिविजन लेने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोगों की बात चल रही थी, बट क्योंकि प्रणव सर को पुणे शिफ्ट होना था तो उसके कारणवश वो यहाँ पे नहीं ला पाए थे, ठीक है। ओके, सारे लोग आप जल्दी से चलो आ जाओ अभी। अब देखो, एक बातों को रिवाइज करेंगे, अच्छे से मेरे तरफ ध्यान देते हुए चलना बेटा। सारे पॉइंट्स को मैं आपको पूरा बढ़िया से रिवाइज करा दूंगा आने वाले 50 मिनट में। अभी 5:10 हुई है, मैं एग्जैक्टली आपको बता दूं 6 बजे तक पूरा एलएलपी एक्ट आपका रिवाइज हो जाएगा। बस ये 50 मिनट आपने फुल फोकस करना है किसके ऊपर? सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर, ठीक है ना। सर, आप जानते हो नील? हाँ, मैं जानता हूं उनको, मेरी इंस्टा के ऊपर 1-2 बार बात भी हुई है उनसे, ठीक है ना। यस, ओके, चलो देखो। सर, मैं एलएलपी एक्ट को पढ़ाने जा रहा हूं आपको। एप्लीकेबिलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए सर, सबसे पहली बात, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया के ऊपर। किसके ऊपर? बोलो जल्दी से। ये एप्लीकेबल होता है
होल ऑफ इंडिया के ऊपर। किसके ऊपर बोलो जल्दी से? होल ऑफ इंडिया के ऊपर। किसके ऊपर? होल ऑफ इंडिया के ऊपर। ओके सर, इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब क्या क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर 81 सेक्शंस होते हैं और 4 शेड्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बोलो? 81 सेक्शंस होते हैं और 4 शेड्यूल्स होते हैं एलएलपी एक्ट के अंदर। सर इसकी एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर नहीं होती? तो अगर किसी ने पार्टनरशिप फर्म ओपन करके रखी है तो उसके ऊपर एलएलपी एक्ट नहीं लगता, उसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगता है। मतलब सिंपल सी बात है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है एलएलपी के ऊपर, या एलएलपी भी एप्लीकेबल नहीं होता है पार्टनरशिप के ऊपर। क्या कहा मैंने? बोलो एलएलपी की एक्ट भी एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता है। ओके सर, अब मैं बात करूंगा 4 शेड्यूल्स के बारे में। जो पहला शेड्यूल है ना बेटा, ये डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की। जैसे देखो, आपको याद है क्या पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप डीड हुआ करती थी, जिसमें पार्टनर्स में आपस में क्या क्या राइट्स है और क्या क्या ऑब्लिगेशन है। ठीक उसी प्रकार से जो पहला शेड्यूल है ना, ये बात करता है कि अगर पार्टनर्स मान लीजिए एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनाते, एलएलपी एग्रीमेंट मतलब जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है वैसे यहाँ पे एलएलपी एग्रीमेंट होता है। तो एलएलपी एग्रीमेंट अगर पार्टनर्स नहीं बनाते तो उनके आपस में क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी, वो पहला शेड्यूल बात करते हैं। दूसरा सेकेंड शेड्यूल बात करते हैं कि एलएलपी कैसे कन्वर्ट हो सकती है फर्म के अंदर। तीसरा बात कर सकते हैं एलएलपी मतलब कैसे एक प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होंगी एलएलपी में। सेकेंड बात करता है कि पार्टनरशिप फर्म कैसे कन्वर्ट होती है एलएलपी में। और आखिरी में बात किया जा रहा है कि कैसे एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर लिस्टेड कंपनी को कन्वर्ट करना है डायरेक्टली नहीं होता, पहले लिस्टेड से उसको अनलिस्टेड करो एंड देन फिर उसके बाद आप चाहो तो एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, अगला देखो। सर मैं अब अगला बात करने जा रहा हूं आपके साथ मीनिंग ऑफ एलएलपी से रिलेटेड। सर एलएलपी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलएलपी? ठीक है ना, इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। सर मीनिंग एलएलपी क्या होता है? तो एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, एचयूएफ एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, कंपनी एक बिजनेस स्ट्रक्चर है, उसी प्रकार से एलएलपी भी एक बिजनेस स्ट्रक्चर है। इसे हम लोग कह सकते हैं ये एक एडिशनल या अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है, मतलब धंधा करने का एक और नया तरीका है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सर इसका बेनिफिट क्या होता है? इसके अंदर लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। याद करो कंपनी के अंदर कैसे लाइबिलिटी लिमिटेड होती है मेंबर्स की, उसी प्रकार से एलएलपी के अंदर भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है मेंबर्स की। और इसको जो कंप्लायंस कॉस्ट होते हैं ना, वो भी कम होता है। यार ये जो कंपनी है ना, कंपनी को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है यार। कंपनी के अंदर बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं कंपनीज एक्ट के, लेकिन इतने कंप्लायंसेस नहीं होते एलएलपी में। इसलिए कंप्लायंस कॉस्ट जो होता है, जो प्रोफेशनल को किसी सीए, सीएस, सीएमए या किसी को भी जो अमाउंट देना पड़ता है, कंपनी के मुकाबले कम देना पड़ता है एलएलपी को, क्योंकि नंबर ऑफ सर्विसेज जो वो रेंडर करते हैं वो भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। अब अगला, सर यहाँ पे पार्टनर्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स 4 लोग आपस में जानते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सेम उसी प्रकार से, क्या कहा मैंने? बोलो सेम उसी प्रकार से एलएलपी के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। क्या? यस सर। इसके अलावा अगर एलएलपी कल चल के इंसॉल्वेंट भी हो गया तो उसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी ओनली अप टू दी असेट जितनी होती है। मतलब असेट के ऊपर एलएलपी की लाइबिलिटी आती है क्या? नहीं सर, असेट्स के ऊपर एलएलपी की लाइबिलिटी नहीं आती, इस बात का ध्यान रखना। मैक्सिमम जितने, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एलएलपी के असेट्स है 10 लाख रुपए के, एलएलपी की लाइबिलिटी है 20 लाख रुपए की, तो मैक्सिमम एलएलपी कितना अमाउंट पे कर पाएंगी 20 लाख में से? 10 लाख रुपए। मतलब सर पार्टनर्स को अपना घर बार बेच के क्या एडिशनल पैसा या पर्सनल लाइबिलिटी पार्टनर्स की एलएलपी के अंदर होती है क्या? नहीं सर, नहीं होती है। क्या कहा मैंने? बोलो नहीं सर, नहीं होती है। ओके, इसके बाद सर ये जो एलएलपी है ना, ये हाइब्रिड फॉर्म होता है कंपनी और पार्टनरशिप का। क्या कहा मैंने? बोलो सर जो एलएलपी होता है ना, ये हाइब्रिड फॉर्म होता है कंपनी और पार्टनरशिप का। यानी कि इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स कंपनी के, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटी हो गया, ये एलिमेंट्स कंपनी के, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप स्ट्रक्चर हो गया। इसलिए एलएलपी को बोला जाता है हाइब्रिड फॉर्म। क्या बोला जाता है? बोलो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। ये वाला सवाल पूछते हैं बेटा, व्हाई एलएलपी इज नोन एज हाइब्रिड
कॉर्पोरेट फॉर्म, तब आपको ये जितने 5 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं ना, ये आपको लिख के आना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बातचीत करूंगा। सर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में। ध्यान रखना ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आपको पार्टनर्स की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा एलएलपी के अंदर, या मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि एलएलपी के अंदर कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट आ जाती है। तो इसलिए मैं इसको एक स्टार मार्क करके दे रहा हूं यहाँ पे। देखो सर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन आता है। देखो ये जो डेफिनेशन देके रखी है बॉडी कॉर्पोरेट की, एलएलपी एक्ट के अंदर देके रखी है। मतलब क्या कि ये जितनी भी डेफिनेशंस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी डेफिनेशंस वैलिड होंगी केवल और केवल एलएलपी एक्ट तक ही। ऐसा नहीं है कि आप इस डेफिनेशन को पेल दोगे बेटा कहां पे, आप इस डेफिनेशन को डाल दोगे किसी कंपनीज एक्ट के अंदर। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते। समझे क्या आप बात को? मतलब ये डेफिनेशन यहां पर भी काम में है और ये डेफिनेशन वहां पर भी काम में है, ठीक है ना। यस, चले क्या आगे बढ़े क्या? अरे भाई साहब ये कौन है अजीब नाम से सर, पीपी सर और एमवी सर क्यों ज्वाइन किए? ऐसा कुछ नहीं है, क्या वो अल्टीमेट थोड़ी छोड़ के जा रहे हैं? अल्टीमेट सी में भी तो पढ़ा ही रहे हैं ना वो, है ना। बस अब एक्सपांशन तो करेंगे ना भाई, सीधी सी बात है। मैं और तेजस सर भी कहीं पे अभी पढ़ाएंगे, तो अब जो भी हमारे प्लान्स है वो तो एक्सपांशन तो चलने ही वाला है ना भाई। अब देखो सर, अब हम लोग बात करेंगे बॉडी कॉर्पोरेट को लेके, ठीक है। सारे लोग ध्यान देना। सर बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर कौन कौन आते हैं? 4 बातें आती है। बोलो जल्दी से, कौन सी बातें आने वाली है? 4 बातें आने वाली है। सर पहली बात है कौन सी? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर वो सारी कंपनीज आती है जो इनकॉर्पोरेट होती है इंडिया के अंदर। कहां पे? बोलो, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। दूसरा, अगर मैं बात करूं आपके साथ, ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो रही है आउटसाइड इंडिया, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट में फिर आते हैं एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जो एलएलपी इंडिया के अंदर बनती है वो भी आते हैं। और फिर ऐसी एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया, ये 4 लोग आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। क्या कहा मैंने? बोलो 4 लाख। जैसे देखो, कंपनी डिफाइंड अंडर क्लॉज 220 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इसके अलावा और क्या इंक्लूड होती है? एलएलपी अंडर दिस एक्ट, यानी कि एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड अब्रॉड, या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये सारे लोग, मतलब ये 4 लोग, बोलो कितने लोग? 4 लोग। कितने लोग? बोलो 4 लोग। तो 4 चीजें आती है किसके अंदर? बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। किसके अंतर्गत? बोलो बॉडी कॉर्पोरेट के अंतर्गत, ठीक है। सर एग्जांपल अगर देके बताओगे तो, जैसे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे यहाँ पे टेस्ला हो गया, यहाँ पे गूगल हो गया बेटा, समझ गए आप बात को? गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारे के सारे कंपनीज है जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया के बाहर। इसके अलावा एलएलपी जो इंडिया में बनी, फॉर एग्जांपल अल्टीमेट सीए एलएलपी, या जो एलएलपी इंडिया के बाहर बनी, मान लो कोई भी एलएलपी है जो इंडिया के बाहर बनती है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट माना जाता है क्या? यस। लेकिन एक बात ध्यान रखना, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या नहीं आता? कॉर्पोरेशन सोल नहीं आता। बच्चों को नहीं समझ में आता है कॉर्पोरेशन सोल, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कॉर्पोरेशन सोल का मतलब है, तुम्हारी बात कर रहा हो, तुम जो सोच रहे हो ना कॉर्पोरेशन सोल का मतलब क्या है, ध्यान दो। जैसे इंडिया के अंदर ओपीसी का कंसेप्ट है, वैसे इंडिया के बाहर कॉर्पोरेशन सोल का कंसेप्ट है। इंडिया में जो ओपीसी है वो इंडिया के बाहर कॉर्पोरेशन सोल है। तो अगर कोई कॉर्पोरेशन सोल है बाहर के देशों के अंदर, तो वो क्या नहीं बन सकते? वो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएंगी इंडिया के अंतर्गत। ओके सर, इंडिया में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाती। और इसके अलावा एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ना, वो भी क्या नहीं मानी जाती बेटा? वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाती। तो मुझे जरा एक बात बताइए, कितनी बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती है? 3 बातें। कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रहेगा आपको, गोकुल धाम कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो दूसरा। इसके अलावा कॉर्पोरेशन सोल, जैसे इंडिया में ओपीसी का कंसेप्ट है, इंडिया के बाहर कॉर्पोरेशन सोल का कंसेप्ट है, अगेन वो चीज भी बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं आता है। और इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको भी नोटिफाई करे तो वो भी चीज नहीं आती है। सर बिजनेस के अंदर ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन, सब कुछ चीजें आती है। डेजिग्नेटेड पार्टनर मतलब
जो सेक्शन 7 के अनुसार पार्टनर है। सिर्फ पार्टनर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर बनता है एलएलपी के अंदर एज पर लप्पा। लप्पा का मतलब होता है एलएलपी एग्रीमेंट। क्या होता है? एलएलपीए यानी कि एलएलपी एग्रीमेंट। क्या होता है बोलो? एलएलपी एग्रीमेंट होता है क्या? यस सर, एलएलपी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, ओके सर। फिर एंटिटी का मतलब होता है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट और उसके अंदर बाकी जो फर्म आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सेट करते हो उन सारे चीजों को अपन एंटिटी कहते हैं। ओके, अगला सर, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का नॉर्मली मतलब होता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। क्या कहा मैंने? बोलो सर। फाइनेंशियल ईयर का नॉर्मली मतलब होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है। लेकिन समझो, अगर कोई एलएलपी इनकॉर्पोरेट होती है 30 सितंबर के बाद यानी कि 1 अक्टूबर एंड बाकी समय 30 सितंबर के बाद का मतलब क्या होगा? 1 अक्टूबर या उसके आगे में। जैसे फॉर एग्जांपल ये हुआ बेटा अप्रैल 25 और ये हुआ मार्च 26। मार्च 26 मतलब 31 मार्च 26। तो अगर कोई एलएलपी ऐसी होती है बेटा जो, क्या कहा मैंने? बोलो, जो 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो कोई एलएलपी 1 नवंबर को इनकॉर्पोरेट हो रही है, 1 नवंबर 2025 को, तो इस केस के अंदर पहले साल के लिए क्या कहा मैंने? बोलो, इसका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है ना वो कब एंड होगा? वो एंड होगा 31 मार्च 27 को। और उसके बाद का फाइनेंशियल ईयर फिर तो अप्रैल से मार्च चलते रहेगा, फिर तो नॉर्मल हो जाएगा वो। लेकिन जो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर है ना बेटा, वो कब एंड होने वाला है? नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में एंड होने वाला है। कब होने वाला है? बोलो जल्दी से। नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में एंड होने वाला है। कब होने वाला है? बोलो जल्दी से। नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर में एंड होने वाला है। क्या? यस सर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? तो मैंने क्या कहा, वैसे तो फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक चलता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। लेकिन अगर कोई एलएलपी आप 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट करते हो, 30 सितंबर के बाद यानी कि 1 अक्टूबर या उसके बाद कभी भी, तो उस सिचुएशन के अंदर उसका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च पे एंड नहीं होगा, 31/3/27 के ऊपर होगा। अब सर मैं आपको एक और एग्जांपल पूछता हूं, मुझे बताइए अगर एक कोई कंपनी 1 जुलाई को आपने इनकॉर्पोरेट किए, 1 जुलाई 25, तो इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है? कोई मुझे बता सकता है इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने वाला है? एनीवन, कोई बता सकता है क्या इसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होने? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 31 मार्च 26 को इसका पहला फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है। ठीक है, वही अगर ये कंपनी 1 दिसंबर को बन जाती, या सॉरी कंपनी बोल रहा हूं मैं, एलएलपी, यही एलएलपी अगर 1 दिसंबर को बन जाती तो 31/3/27 तक चलने वाला है। क्या? यस सर, 31/3/27 तक यहाँ पे चलने वाला है। गॉट इट, परफेक्ट है सर, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। चलो अब अगला, अब मैं बात करूंगा स्मॉल एलएलपी के कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसे कंपनी के केस में स्मॉल कंपनी होता था, वैसे यहाँ पे स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट है। स्मॉल एलएलपी क्या कहता है? ऐसी एलएलपी, क्या कहता है बोलो? ऐसी एलएलपी जिसके अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, अगर वो 25 लाख या उससे कम का है, और उसके साथ साथ यानी कि एंड उसके साथ साथ जो एलएलपी का टर्नओवर है अगर ये 40 लाख या उससे कम का है, तो इस केस के अंदर इस एलएलपी को क्या बोला जाता है? इस एलएलपी को स्मॉल एलएलपी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, इस एलएलपी को स्मॉल एलएलपी कहा जाता है। तो सर ऐसी एलएलपी, क्या कहा मैंने? बोलो, ऐसी एलएलपी जिसका कंट्रीब्यूशन अगर 25 लाख या उससे कम का है। कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जैसे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होता है, उसी के अनुसार एलएलपी के अंदर पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? बोलो, कंट्रीब्यूशन। तो अगर किसी एलएलपी का कंट्रीब्यूशन 25 लाख या उससे कम का है और उसके साथ साथ एंड उसके साथ साथ टर्नओवर अगर 40 लाख या उससे कम का है, तो ऐसे एलएलपी को बोला जाता है स्मॉल एलएलपी। क्या बोला जाता है? बोलो जल्दी से, स्मॉल एलएलपी। गॉट इट एवरीवन? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ओके, चलो अगला। सर फिर फॉरेन एलएलपी का मतलब क्या होता है? बड़ा ही इजी है सर, ऐसा एलएलपी जो बनता है इंडिया के बाहर यानी कि इनकॉर्पोरेट होता है आउटसाइड इंडिया,
और जो धंधा यानी कि जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर, इन इंडिया, तो इसे बोला जाता है फॉरेन एलएलपी। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से, फॉरेन एलएलपी का नाम इसे दिया जाता है। ठीक है, तो देखो सर, ऐसा एलएलपी जो बनता है इंडिया या रजिस्टर्ड होता है इंडिया के बाहर, लेकिन जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस यानी कि जिसका धंधा होता है इंडिया के अंदर, उसे बोला जाता है फॉरेन एलएलपी। सर एलएलपी मतलब ऐसी एलएलपी जो रजिस्टर्ड इस एक्ट के अंदर। एलएलपी एग्रीमेंट मतलब जो पार्टनर्स के बीच में और एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच में जो भी डिसाइड हुआ है वो एक एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है। क्या? यस सर, वो एलएलपी एग्रीमेंट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, सुनना, इधर ध्यान दो मेरे तरफ, ओए इधर ध्यान दो मेरे तरफ, मैं जो कह रहा हूं अच्छे से ध्यान दो, सारे के सारे लोग सुनना एकदम, इधर उधर फोन वोन सब छोड़ दो बेटा, है ना। चलिए आइए ध्यान दीजिए यहाँ पे। एक बार एग्जाम हो गई फिर रील्स ही रील्स देखना है बेटा, नहीं तो बाद में जिंदगी भर स्क्रॉल करते रहोगे पर पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, आओ चलो अब मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ किसके बारे में। सर अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 5 पार्टनर्स के बारे में। किसके बारे में बोलो? पार्टनर के बारे में। सबसे पहली बात तो कौन कौन पार्टनर बन सकता है, तो एक इंडिविजुअल और एक बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर बन सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो सर। एलएलपी के अंदर कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं, तो एलएलपी के अंदर इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है इंसान, जैसे आप एक इंसान हो, मैं एक इंसान हूं, हम सब एक इंसान है तो उसे इंसान, ठीक है, समझ रहे। जो सांसें ले सकते हैं बेटा उन्हें इंसान बोला जाता है, इंडिविजुअल। इसके अलावा जो लोग बीसी है, बीसी 4 लोग है, बॉडी कॉर्पोरेट 4 लोग है बेटा, है ना। 2 एलएलपी है और 2 कौन है, कंपनी। याद है आपको, कंपनी इन इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये 4 लोग बीसी है, ये 4 लोग भी एलएलपी के अंदर क्या बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, बोलो पार्टनर बन सकते हैं। समझे क्या? यस। लेकिन फिर देखो क्या बोला गया, हाउएवर मतलब कि पलटी मार रहा है बेटा। ये कह रहा है लेकिन एक इंडिविजुअल शैल नॉट बी केपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर इन एलएलपी। इनका कहना है कि एक इंसान एलिजिबल नहीं होगा पार्टनर बनने के लिए। तब एक इंसान एलिजिबल नहीं होगा तो 3 बातें अगर हो गई, तो 3 में से कोई भी बातें हो गई, तो पहला, अगर वो पागल पाया जाता है कोर्ट के द्वारा। देखो जब अपन किसी को भी ऐसा बोलते हैं पागल है कह रहे तू, तो सही में वो पागल नहीं होता, लेकिन अगर कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे कि हाँ ये व्यक्ति पागल हो चुका है, ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड का हो चुका है, तो मैं कहूंगा आपके साथ उस केस के अंदर अपन लोग कहते हैं कि सर अब वो नहीं बन सकता क्या, पार्टनर। दूसरा, अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है और अभी तक वो अनडिस्चार्ज है, उसको कोर्ट ने डिस्चार्ज नहीं किया, मतलब अभी तक उसके असेट्स को बेच के जो पैसा आया है वो लाइबिलिटीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है और सब कुछ चीजें सेटल नहीं हुई है, मतलब वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट वाला व्यक्ति भी क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं रह सकता। या अगर किसी पर्सन ने खुद ने कोर्ट को अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो और उसकी एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है कोर्ट के पास, तो वो फिर से पार्टनर बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। बेसिकली मैं आपको बताऊं इंसॉल्वेंट को लेके 2 पॉइंट है। एक तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या इंसॉल्वेंट के लिए मैंने क्या लगाया बेटा, मैंने एप्लीकेशन लगाया। देखिए ही हैज एप्लीकेशन टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, मैंने अर्जी लगाया कोर्ट को कि प्लीज मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो और मेरी एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है, तो इन 3 केस के अंदर क्या कहा मैंने, बोलो इन 3 केसेस के अंदर मैं क्या नहीं बन सकता, मैं पार्टनर नहीं बन सकता। क्या नहीं बन सकता, बोलो राजा, मैं पार्टनर नहीं बन सकता। इस बात का ध्यान रखना, मैं नहीं बन सकता हूं पार्टनर। क्या आप इसको समझ गए? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर जल्दी से मुझे बताइए, क्या किसी को कोई भी इसके अंदर दिक्कत? नहीं सर नहीं। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं सर, मैं एक एलएलपी बना रहा हूं जिसका नाम है एबीसी एलएलपी, ठीक है ना। ओके, इस एबीसी के अंदर मिस्टर ए क्या पार्टनर बन सकते हैं क्या? मुझे एक बात बताएंगे, क्या मिस्टर ए पार्टनर बन सकते हैं क्या एलएलपी के अंदर? हाँ सर, मिस्टर ए पार्टनर बन सकते हैं। क्या मिसेस ए, ये लड़की है बेटा, क्या ये पार्टनर बन सकती है क्या? हाँ सर, ये भी बन सकती है। इंसान तो है, इंडिविजुअल तो है, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, क्या ये पार्टनर बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। मुझे बताइए टेस्ला इनकॉर्पोरेशन, ये एक बाहर की कंपनी है, क्या ये पार्टनर बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है। सर मुझे एक बात बताइए,
अल्टीमेट सीए एलएलपी, क्या ये एक एलएलपी है जो इंडिया में आई है? क्या वो पार्टनर बन सकती है? क्या बिल्कुल बन सकती है। सर मुझे एक बात बताओ ना, बताओ ना क्या कि माइक्रोसॉफ्ट एलएलपी, क्या कहा मैंने, बोलो माइक्रोसॉफ्ट एलएलपी, क्या ये बन सकती है? क्या एलएलपी इस पार्टनर बन सकती है? क्या बिल्कुल बिल्कुल बन सकती है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या वो पार्टनर बन सकती है? क्या नहीं बन सकती। सर मुझे बताओ कोई पार्टनरशिप फर्म है, क्या वो पार्टनर बन सकती है? क्या नहीं बन सकती, ध्यान रखना। सर मुझे एक बात बताइए, कोई कॉरपोरेशन सोल है इंडिया के बाहर का, जैसे इंडिया में है, जैसे इंडिया में है ओपीसी, वैसे इंडिया के बाहर है कॉरपोरेशन सोल, और वो व्यक्ति बनना चाहते हैं पार्टनर, वो बन सकती है क्या? वो भी नहीं बन सकती, इस बात को समझ लो। क्या कहा मैंने, बोलो वो भी नहीं बन सकती, इस बात को समझ लो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है इतना? क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? सभी लोग बताइए मुझे, है ना? यस सर, ओके। अब ध्यान देना, अब मैं बात करूंगा मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में। सर एक एलएलपी के अंदर कितने मिनिमम पार्टनर्स होने चाहिए? तो एक एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। और मान लो किसी भी समय, इफ अगर किसी भी समय ये नंबर 2 से नीचे गया और एलएलपी अपने बिजनेस को कैरी करती है 6 महीनों से ज्यादा के लिए, तो जो एक पार्टनर ने ऐसा कांड रचा है वो सेवरली या पर्सनली लायबल हो जाता है। सर क्या बोला, समझ में नहीं आया? देखो सर वैसे तो एलएलपी के अंदर मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए, बट मान लो किसी समय एलएलपी के अंदर एक ही पार्टनर हो गया, बाकी मान लो एलएलपी में 3 पार्टनर्स थे, 2 की डेथ हो गई, एक ही बच गया, तो ये एक पार्टनर एलएलपी के धंधे को अगर 6 महीने से ज्यादा चला लेता है, तो ध्यान रखना 6 महीने के बाद जो भी डेट्स होंगे ना, क्या कहा मैंने, बोलो जो भी डेट्स होंगे एलएलपी के 6 महीने के बाद वाले, उसके लिए ये जो एक पार्टनर है ना, ये पर्सनली लायबल होगा। क्या कहा मैंने, बोलो पर्सनल। सर 6 महीने के पहले वाले डेट्स के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा, 6 महीने के बाद के डेट्स के लिए वो व्यक्ति जो है, एक इंडिविजुअल, वो क्या होने वाला है बेटा, वो पर्सनली लायबल होने वाला है। क्या होने वाला है, बोलो जल्दी से, वो पर्सनली, समझना बात को, वो पर्सनली लायबल होने वाला है। क्या आपको ये बात समझी? मुझे बोलो ना बेटा, बच्चों बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो अपन ने बात किया मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में, मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। अगर 2 से नीचे जाते हैं और 6 महीने से ज्यादा धंधा चल गया, तो जो एक पार्टनर बचा वो पर्सनली लायबल रहने वाला है। क्या? यस सर, लेने वाला है। अब मैं बात करूंगा डीपी के बारे में, डेजिग्नेटेड पार्टनर के बारे में। सेक्शन नंबर 7 यहाँ पे आने जा रहा है। देखो सर इनका क्या कहना है, हर एक एलएलपी के अंदर कोई भी, समझना, कोई भी पार्टनर्स में से 2 पार्टनर्स को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना पड़ेगा। क्या कहा मैंने, बोलो एटलीस्ट 2 ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर जो इंडिविजुअल होना चाहिए, ये हर एक एलएलपी में होना ही चाहिए कि कम से कम एलएलपी में 2 हो। इसका ये मतलब नहीं है कि 2 पार्टनर और 2 डीपीओ मतलब 4 लोग, नहीं। जो पार्टनर्स है ना, उन्हीं लोगों को एक अपर हैंड, या उन्हीं लोगों को ऐसा समझो प्रमोट करके डीपी बनाया जाता है। एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको, मतलब ऐसे 4 लोग नहीं चाहिए। मान लो मेरे एलएलपी में 2 लोग हैं, तो हम 2 ही लोग में से हम 2 ही लोगों को डीपी बनाएंगे। आप समझे क्या बात को? वो दोनों डीपी भी बन सकते हैं, जो पार्टनर्स है वही डीपी बन सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। लेकिन डीपी का इंडिविजुअल, यानी कि डीपी का इंसान होना जरूरी है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज आज अल्टीमेट सीए में पार्टनर है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज डीपी नहीं बन सकती, इस बात का ध्यान रखना, ओके सर। और इसके अलावा इन दोनों में से एक कम से कम रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। और रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है जो पिछले प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान रखना, क्या हो, 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रह चुका हो, उस व्यक्ति को रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है। उस व्यक्ति को अपन आरओआई कहते हैं। तो मैंने कहा कि सर डीपी कौन होना चाहिए? डीपी होना चाहिए इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल में भी कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए। अब दोनों में से कोई भी एक, मैंने क्या कहा, एनी वन। सर दोनों भी आरओआई रहे तो चल जाएगा, पर कम से कम एक तो क्या होना चाहिए? रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है, जैसे अभी 25-26 चल रहा है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 24-25 में कम से कम 120 दिन या उससे ज्यादा, मिनिमम 120 डेज या उससे ज्यादा अगर वो इंडिया में रह जाए, तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। जैसे मैं पिछले साल पूरे 365 दिन इंडिया में रहा था, मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाया जाऊंगा। आप भी रहते, आप भी कहलाए जाओगे। मान लो कोई घूमने गया था 10 दिन के लिए, तो वो 355 डेज इंडिया में था, वो भी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाया जाएगा। कम से कम 120 दिन रहना चाहिए, ज्यादा में कोई ये नहीं है, पर 120 दिन से नीचे रहा तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं कहलाया जाता है। यहां पे ये बात है, ओके।
सर लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि डीपी के लिए इंडिविजुअल जरूरी है, तो देखो सर ऐसी एलएलपी है जिसके अंदर अगर सारे पार्टनर्स ही बीसी है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है ना, सारे पार्टनर्स ही सर बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, या जिसके अंदर एक इंडिविजुअल है बाकी सब बॉडी कॉर्पोरेट है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो अपना एक नॉमिनी या वो अपने जगह पर एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे बेटा, नॉमिनेट करेंगे, और वो पर्सन क्या बनेगा, एलएलपी का डीपी बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अगर मैं डीपी बनाना चाहता हूं तो इसके अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एक पर्सन का नाम मुझे देना पड़ेगा कि हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनंत अंबानी को, क्या कहा मैंने, बोलो, अनंत अंबानी को डीपी बनाया है या अनंत अंबानी को डीपी बनाने का सोचा है, तो अल्टीमेट सीए किसको डीपी बनाएंगी, अनंत अंबानी को डीपी बनाएंगी, किसके बिहाफ में, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बिहाफ में। समझे क्या बात को, देखो, इफ इन एलएलपी ऑल दी पार्टनर्स आर बीसी या एनी वन और मोर पार्टनर्स आर इंडिविजुअल एंड अदर आर बीसी, तो कम से कम दो इंडिविजुअल जो पार्टनर्स होंगे एलएलपी के या नॉमिनीज होंगे, क्या होंगे बोलो, नॉमिनीज होंगे बॉडी कॉर्पोरेट के, उनको क्या बनाया जाता है, डीपी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, बोलो, डीपी बनाया जाता है। समझे क्या आप बात को, बोलो बोलो बोलो, क्या आपको सारे लोगों को ये बातें समझ में आ गई है क्या, या सभी लोगों को ये पूरी पूरी बातें एकदम एकदम क्लियर है बेटा? किसी को कोई डाउट इसके अंदर अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट, किसी को कोई भी परेशानी, किसी को कोई भी दिक्कत, बोलिए बोलिए बोलिए, नो दिक्कत, एनडी नो दिक्कत, परफेक्ट है। आप लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे, बुरा लगता है दिल से बेटा, गले की ऐसी तैसी करवा के आपको पढ़ा रहा हूं, आप एक लेक्चर का आपको लाइक नहीं करते बनना, नहीं नहीं लाइक नहीं कर पा रहे आप, है ना, भगवान देख लेना बस इनको, है ना, नहीं नहीं बस देख लेना, वारे दुनिया, है ना। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। बाकी तो आपको बताइए बेटा, जो लेक्चर को लाइक करता है वो अपकमिंग अटेम्प्ट में पास हो जाता है, ये तो अपना एकदम भयंकर फॉर्मूला है जो काम करता है, नहीं पता आपको, करके देखो पता चलेगा। चलिए आइए, अब ध्यान दो बेटा, अब मैं बात करूंगा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी के बारे में बात करूंगा, है ना। सारे लोग ध्यान देना, ये जो डिफरेंस है एग्जाम में पूछा जाता है, और एलएलपी अलग होता है और एलएलसी अलग होता है गिल सप्पो। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक बार एग्जाम में पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलसी, बच्चे भावनाओं में बह गए, उनको लगा गलती से एलएलसी, समझना बात को, गलती से एलएलसी के जगह एलएलपी के जगह एलएलसी आ गया है करके। कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट से गलती हुई है सर, हमने सही करके आ गए, हम पार्टनरशिप और एलएलपी का डिफरेंस लिख के आए। समझ रहे आप बात को, नहीं गेल सब पे हो तुम, ऐसा नहीं करना है। एलएलसी का मतलब होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। क्या कहा मैंने, बोलो, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। समझे क्या आप बात को, क्या आपको ये बात समझे क्या, दोनों में डिफरेंस है बेटा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, फिर बाद में मत बोलना कि अरे ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, दुनिया टूट गई क्या। अरे भाई साहब तुमने, है ना, समझना बात को, गलती से ये एल को सीरियसली लेके लग के नहीं आने चाहिए, ठीक है। आओ देखो क्या सर, अब दोनों के हम लोग बात करेंगे। सर रेगुलेटिंग एक्ट कौन है, तो एलएलपी के अंदर एलएलपी एक्ट 2008 है, पार्टनरशिप के अंदर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। सर एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन पार्टनरशिप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होती, डेफिनेशन तो याद होगा ही आपको। सर एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है पर पार्टनरशिप नहीं है। सर एलएलपी लीगल प्रोसेस से आती है पर पार्टनरशिप आती है एग्रीमेंट के तहत, सेक्शन नंबर 4 ही ऐसा कहता है। सर एलएलपी के अंदर रजिस्टर करना पक्का पक्का कंपलसरी है, पर पार्टनरशिप में वॉलेंटरी या आपकी मर्जी है, आपको पार्टनरशिप को रजिस्टर करना है तो करो, नहीं करे तो कुछ डिस्क्वालिफिकेशन से, बट फिर भी आपकी मर्जी है। एलएलपी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है पर पार्टनरशिप में नहीं होता। एलएलपी के नाम के आगे आपको एलएलपी लिखना पड़ता है, पर ऐसा कोई रूल पार्टनरशिप में नहीं है। एलएलपी के पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पर पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स डीपी होना चाहिए, पर पार्टनरशिप में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनर्स होना चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट वहां पे दे रखी है। क्या कहा मैंने, बोलो, वहां पे दे रखी है। समझे क्या बात को, है ना। यस सर। चलिए अब अगर दोस्तों मैं अगर बात करूं आपके साथ नेक्स्ट वाले पॉइंट के अंदर, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं किसके बारे में सर, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी से रिलेटेड। किसके बारे में, बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी से रिलेटेड पढ़ाने जा रहा हूं। पहले पानी पी लेता हूं और फिर उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आ जाओ।
हाँ मजा आ गया। चलो आओ सर, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, मतलब इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होने वाली है सर, इस बात का ध्यान रखना। और उसकी उतने फुल एक्सटेंट असेट जितनी उसकी लाइबिलिटी होती है क्या, यस सर। इसके अलावा एलएलपी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब क्या, पार्टनर्स आते जाते रह सकते हैं बट एलएलपी क्या कंटिन्यू करेगा क्या, हाँ सर। अब ध्यान देना फोर्थ पॉइंट के ऊपर, म्यूचुअल एजेंसी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर दो म्यूचुअल एजेंसी। देखो जो हर एक पार्टनर्स है ना वो एलएलपी के एजेंट होते हैं। जैसे पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का भी एजेंट होता है, एलएलपी के अंदर वैसा नहीं होता। एलएलपी के अंदर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है क्या, नहीं। एलएलपी के अंदर पार्टनर जो है ना वो एलएलपी का एजेंट होता है, मतलब अल्टीमेट सीए एलएलपी जो है ना बेटा, उसके हम सारे के सारे पार्टनर्स एजेंट है। मतलब बीजी सर ने कोई डिसीजन लिया तो एलएलपी विल बी लायबल, बट प्रणव सर के बिहाफ में बीजी सर डिसीजन नहीं ले सकते, मेरे बिहाफ में तेजस सर डिसीजन नहीं ले सकते, मोनीश सर दीपिका मैम के बिहाफ में डिसीजन नहीं ले सकते। समझ रहे आप बात को जो मैं कह रहा हूं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपके साथ कि म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एलएलपी के अंदर नहीं होता। एक पार्टनर अगर कोई डिसीजन लेता है तो वो दूसरे पार्टनर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के ऊपर बाइंडिंग होता है, ऐसा यहां पे बोला गया है। किसके ऊपर बाइंडिंग होता है बोलो, सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के ऊपर बाइंडिंग होता है, ऐसा यहां पे बोला गया है। ओके सर, यहां पे एलएलपी एग्रीमेंट भी होता है, मतलब सारे पार्टनर्स आपस में अपने राइट्स और लाइबिलिटीज को उस एलएलपी एग्रीमेंट में लिख सकते हैं। एलएलपी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, एलएलपी के अंदर कॉमन सील भी होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा। पार्टनर्स ने जितना वादा किया है कंट्रीब्यूशन देने का, उतनी ही लाइबिलिटी पार्टनर्स की होती है एलएलपी के अंदर, जितना वादा किया उतना देना पड़ेगा। सर मुझे बताइए बिजनेस को मैनेज कौन करते हैं, पार्टनर्स करते हैं। सर मिनिमम 2 लोग और मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है एलएलपी में। सर एक बात ध्यान रखना, बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, यानी एलएलपी आप चैरिटी करने के लिए नहीं बना सकते, आपको प्रॉफिट कमाने के लिए ही एलएलपी को बनाना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो एलएलपी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर उसके अंदर कुछ फालतू बातें चल रही है तो। सर एलएलपी को कन्वर्ट भी किया जा सकता है एलएलपी के अंदर, किसी पार्टनरशिप फर्म को, प्राइवेट कंपनी को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को हम लोग एलएलपी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और एलएलपी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए जाते हैं, www.mca.gov.in के ऊपर फाइल किया जाता है, मतलब mca.gov.in इन शॉर्ट साइट का नाम है, जिसके ऊपर आप फाइल कर सकते हो और जिसके अंदर पार्टनर्स या डिजिग्नेटेड पार्टनर्स की डिजिटल सिग्नेचर लगती है और आप उसी की मदद से डॉक्यूमेंट्स को फाइल कर सकते हो क्या, यस सर। ओके चलो सर, इसके अंदर सबसे ज्यादा काम की बात क्या है, म्यूचुअल एजेंसी काम की बात है, बाकी सब बकवास पॉइंट है जो आप पार्टनर्स के अंदर पढ़ के आते हो, जो आप कंपनी के अंदर पढ़ के आते हो ऑलरेडी, ठीक है। ओके अगला देखो, अब मैं बात करूंगा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी। सर देखो एलएलपी जो होती है ना ये एग्रीमेंट के बेसिस पर बनाई जाती है और ऑपरेट होती है। सर एलएलपी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होता है बेटा, क्या होता है बोलो, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, विदाउट एनी डिटेल या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है पार्टनर्स के बीच में। सर ये काफी इजी होता है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है और इसको डिसॉल्व करना भी बहुत आसान है, इसको बंद करना भी आसान है। सर एक बार आप एलएलपी को रजिस्टर करो तभी एलएलपी के भी स्लैब वाले फीचर्स एक्टिवेट होते हैं रजिस्टर करने के बाद, यानी कि एलएलपी बेटा स्यू कर सकती है, केस कर सकती है और एलएलपी के ऊपर भी कोई केस कर सकता है। एलएलपी बेसिकली वो सारी चीजों से सफर या वो एक्ट कर सकती है जो एक बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी करता है। एलएलपी चाहे तो उनकी भी कॉमन सील हो सकता है और एलएलपी के भी खुद के असेट्स को एक्वायर करना, चाहे टैंजिबल हो, इनटैंजिबल हो, लाइबिलिटीज में, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना, वो सारी चीजें एलएलपी तभी कर सकती है जब एलएलपी क्या होंगी बेटा, रजिस्टर होंगी। क्या होंगी बोलो जल्दी से, रजिस्टर होंगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर एलएलपी को रजिस्टर कैसे करें। अगर मान लो आज मैं एलएलपी को रजिस्टर करना चाहता हूं, जैसे योगेश अगर एलएलपी को रजिस्टर करना चाहता है, गौरी अगर एलएलपी को बनाना चाहती है, तो ये लोग क्या करेंगे। तो देखो अगर आप एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो तो सबसे पहले 2 और मोर पर्सन जो भी इस एलएलपी को बनाना चाहते हैं, एसोसिएट करना चाहते हैं, वो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में अपने नेम्स को सब्सक्राइब करेंगे। जैसे कंपनी के केस में भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते थे, वैसे यहां पे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बोला जाता है। उसके अंदर इन्होंने 2 पार्टनर्स को साइन करना है और अपना नाम देना है।
और उसके साथ साथ इन लोगों को एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है रजिस्ट्रार के पास। किसके पास बोलो? रजिस्ट्रार। सर ये वही रजिस्ट्रार है जो कंपनीज के केस में होता है, क्योंकि कंपनी की बात हो या एलएलपी की बात हो, दोनों को एडमिनिस्टर करने वाला एक ही है बेटा, और वो कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसलिए दोनों में आरओसी सेम रहने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये आरओसी को क्या देते हैं तो बताइए मुझे। सर दो या दो से ज्यादा पर्सन क्या देते हैं? दो या दो से ज्यादा पर्सन स्टेटमेंट देते हैं, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देते हैं और फीस देते हैं रजिस्ट्रार को। ठीक है सर। अब ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है? एलएलपी के बारे में डिटेल्स, जैसे नाम क्या होगा एलएलपी का, क्या बिजनेस करने वाला है एलएलपी, एड्रेस क्या होगा एलएलपी का, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स का नाम क्या होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस क्या है, और अदर इंफॉर्मेशन। तो अगर आप देखेंगे तो देखो, नाम है, बिजनेस है, फिर से नाम एंड एड्रेस है पार्टनर्स का, फिर नाम एंड एड्रेस है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का, और ये है बेटा एक्सेट्रा वाली इंफॉर्मेशन जो किसके अंदर दी जाती है? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के अंदर दी जाती है। सर एक और स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट बनाएगा कौन? एडवोकेट, सीए, सीएस या सीएमए, है ना, जो, या और इसके साथ साथ एनीवन जो सब्सक्राइब कर रहे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को, मतलब बोल के रखा है कि प्रोफेशनल और उसके साथ साथ जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब कर रहा है व्यक्ति, वो ये स्टेटमेंट बनाएगा। क्या स्टेटमेंट बनाएगा? वो ये बताएगा कि जितनी भी एक्ट के रिक्वायरमेंट्स है हमने उसको क्या किया है? फुलफिल किया है। अगर मान लो वो झूठा कोई स्टेटमेंट या झूठा बयान इसके अंदर देता है, तो वो सीए, सीएमए या एडवोकेट को या जो सब्सक्राइबर है उसको एक तो 2 साल तक की जेल, और इसके साथ साथ एंड फाइन लगाएंगे हम लोग 10,000 से रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का। समझ रहे हैं बात को? तो देखो स्टेटमेंट में दो बातें, दो लोग कौन दे रहे? पहले तो ये समझो, स्टेटमेंट में एक बात दे लोग दो रहे हैं बेटा, एक है एडवोकेट या सीएस या सीए या सीएमए जो इन प्रैक्टिस है, और इसके अलावा जो इन कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को सब्सक्राइब किया उसमें से कोई भी एक व्यक्ति ये बोलेगा, क्या बोलेगा? कि हमने एक्ट के रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। मान लो अगर वो पर्सन झूठा बोलते हैं तो इस केस के अंदर जेल होंगी अप टू 2 इयर्स और फाइन लगाई जाएंगी कम से कम 10,000 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की। इसके अलावा सर हमने रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंट दे दिया। अब रजिस्ट्रार 14 दिन के अंदर ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करेगा अपने पास, और एलएलपी को क्या दे देता है? सर्टिफिकेट दे देता है। क्या दे देता है? सर्टिफिकेट दे देता है। उस सर्टिफिकेट को साइन और ऑथेंटिकेट करेगा कॉमन सील। कौन कौन लगाएगा? ये सारे रजिस्ट्रार लगाएंगे, और वो अपने आप में कंक्लूसिव एविडेंस होता है कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है। सर कंपनी के केस में भी क्या कंक्लूसिव एविडेंस होता है क्या? कमेंट करके मुझे बताइए, क्या कंपनी के केस में भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है या नहीं है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, हाँ या ना। तो इसका जवाब है नहीं सर, कंपनी के केस में कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता है, मतलब कि फाइनल प्रूफ नहीं होता है कि कंपनी बन चुकी है एकदम बढ़िया से। ठीक है, ओके चलो अगला। अब हम लोग बात करेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नेम से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन यहाँ पे। ठीक है, देखो सर जो भी एलएलपी का नाम होगा, नाम के आगे लिखा होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। जैसे अल्टीमेट सी अगर एलएलपी होता तो लिखा होता अल्टीमेट सीए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, या एक्रोनिम, या जैसे कि अल्टीमेट सीए एलएलपी ऐसा लिखा होना चाहिए। इसके अलावा जो भी एलएलपी का नाम है बेटा वो क्या नहीं होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के नजरों में वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, या वो सेम आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, या बहुत ही क्लोजली रिसेंबल कर रहा है किसी दूसरी एलएलपी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं खोलता हूं बेटा रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी, क्या मैं सही में ओपन कर सकता हूं क्या? मैं, मुझे बताइए, मैं खोलता हूं नरेंद्र मोदी एलएलपी, मैं ऐसी कोई भी चीजें नहीं कर सकता जो किसी दूसरे कंपनी से, किसी दूसरे कंपनी या एलएलपी से, देखो क्या बोला, किसी दूसरे एलएलपी या कंपनी से बहुत ज्यादा क्लोजली क्या करते हो बेटा? रिसेंबल करते हो। क्या करते हो बोलो जल्दी से? बहुत ज्यादा क्लोजली रिसेंबल करते हो। मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं कर सकता। सर मुझे एक बात बताइए, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है बेटा मां शारदा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, या मां शारदा स्टील्स मेसर्स मां शारदा स्टील्स करके, मैं एक एलएलपी ओपन करता हूं जिसका नाम है मेसर्स मां शारदा स्टील्स एलएलपी, क्या मैं ओपन कर सकता हूं? हाँ या ना मुझे बताइए। इसका जवाब होगा हाँ कर सकता हूं, क्योंकि ये रिसेंबल किससे रिलेटेड बोला है?
एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। क्या यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म लिखा है? क्या यहाँ पे एचयूएफ लिखा है? बेटा नहीं लिखा है। तो क्या उनसे अगर मैच हो गई तो मुझे कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इसका मतलब समझ रहे हो आप? बेसिकली जो एमसीए का डेटा है उस डेटा से आपके एलएलपी का नाम मैच नहीं होना चाहिए, बस इतना ये लोग बोल रहे हैं। समझे क्या आप बात को? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर। ओके, फिर देखो, फिर हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ नेम को लेके। जब भी मैं कोई एलएलपी को ओपन करना चाहता हूं बेटा, तो मैं एक फॉर्म के अंदर रजिस्ट्रार को पूछता हूं कि देखो यार, मेरी इच्छा है कि मैं अल्टीमेट सीए नाम रखना चाहता हूं, क्या ये अवेलेबल है क्या? फिर समझना, फिर आरओसी को मैं ये एप्लीकेशन और फीस दूंगा, फिर रजिस्ट्रार मुझे बताएंगे हाँ नाम तो अवेलेबल है। मैं बोलता हूं एक काम करो, इसको 3 महीने के लिए रिजर्व करके रख दो। इसका मतलब क्या है? यहां पे मैंने एप्लीकेशन डाला और 3 महीने के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लो ये प्रियल जाती है और बोलती है मुझे अल्टीमेट सीए नाम दे दो, नहीं देंगे हम लोग प्रियल को। 3 महीने के बाद देंगे क्या? हाँ सर 3 महीने के बाद दे देंगे। 3 महीने तक अगर मैंने एलएलपी ओपन नहीं किया तो दे देंगे, पर 3 महीने तक प्रियल को अल्टीमेट सीए नाम देंगे क्या? नहीं, वो रिजर्व की कैटेगरी के अंदर होता है क्या? यस सर, वो रिजर्व की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है क्या? बोलो ना बेटा, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या जो मैं कह रहा हूं आपके साथ? बोलो ना। यस। चलो, अब मैं बात करूंगा आपके साथ नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से। इसके बाद आपका पूरा पूरा एलएलपी एक्ट फिनिश हो जाता है। देखो 5:50 हुआ है, 5 से 10 मिनट का ये कॉन्सेप्ट होगा, 6 बजे तक फिनिश कर दूंगा, बोला था, हो गया। ठीक है, आओ ध्यान दो, सुनना सुनना सुनना, अच्छे से ध्यान देना, मैं जो कह रहा हूं वो भी आपके साथ। ठीक है, देखो, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी के बारे में बात करूंगा मैं। क्या बात करूंगा? बोलो। चेंज ऑफ एलएलपी के बारे में बात करूंगा, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी। देखो सर, एलएलपी ने रजिस्टर किया या कोई न्यू बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह बनाया जो आइडेंटिकल है किसी दूसरे एलएलपी या कंपनी से, या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ प्रोप्राइटर से। क्या कहा मैंने? बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज नाम से बनाया, रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी नाम से। क्या बनाया मैंने? बोलो। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी के नाम से एक एलएलपी ओपन किया। इसका मतलब ये किसी दूसरे एलएलपी या कंपनी से मैच हो रही है क्या? हाँ सर हो रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कंपनी से मैच हो रही है। या कोई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क हो गया, कभी जैसे हल्दीराम से ट्रेडमार्क है बेटा, उसके ब्रांड नेम है, वो ट्रेडमार्क लेके रखा है हल्दीराम्स के ऊपर, मैं हल्दीराम्स का यूज नहीं कर सकता। एक्चुअली हल्दीराम्स के पीछे जो कंपनी है वो दूसरी है। जैसे नेचुरल्स एक ट्रेडमार्क है, उसके पीछे कामनाथ फूड्स आइसक्रीम्स एलएलपी करके, वो उसके पीछे कंपनी का नाम है या एलएलपी का नाम है। समझ रहे आप बात को? तो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर, क्या कहा मैंने? बोलो। रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर से मैच हो गया। अब सवाल क्या बनता है? तो इन्होंने अर्जी लगाई सेंट्रल गवर्नमेंट को और बोला देखो हमसे नाम मैच हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एलएलपी को बोलेगा तू 3 महीने के अंदर, जब से हम तेरे को नोटिस दे रहे हैं वहां से 3 महीने के अंदर नाम को बदल। क्या कर? बोलो। नाम को बदल। ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं मैं, ये जो अर्जी लगाई गई है एलएलपी कंपनी या रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के द्वारा, ये मेंटेनेबल होती है 3 साल तक, जब से एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है। मतलब सर जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ओपन करता हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज एलएलपी, अगर ये 2022 में ओपन हुई है तो 2025 तक अगर इन लोगों ने, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, मुकेश अंबानी या किसी ने भी केस किया तो वो मेंटेनेबल है। सर वो 2025 के बाद एप्लीकेशन लगाएंगे तो मोदी जी उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब जब से एलएलपी बनी है ना, वहां से 3 साल के अंदर ही इसकी अर्जी लगाई जा सकती है। समझे क्या आप बात को? मतलब सच एप्लीकेशन शैल बी मेंटेनेबल विद इन द पीरियड ऑफ कितना? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन और चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी अंडर दिस एक्ट। अब सर होता क्या है? अब मान लो एलएलपी अगर नाम को चेंज कर लेता है तो 15 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा रजिस्ट्रार को, और चेंज से 30 दिनों के अंदर उसको मिल जाएगा एक नया सर्टिफिकेट। लेकिन सर अगर एलएलपी नाम को कंप्लाई नहीं करता है, मतलब नया नाम नहीं करता है, तो मोदी जी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद अलॉट कर देंगे उसको नया नाम और एक नया सर्टिफिकेट दे देंगे। ऑब्वियस सी बात है, जिसको एलएलपी बाद में क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ठीक है, तो देखो
आप अगर मान लोगे खुद से, आप नया नाम कर लो और हमको अर्जी लगा दो, आपने नहीं किया, हम जबरदस्ती आपको नया नाम दे देंगे और आपको उसको क्या करना पड़ेगा, फिर फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिर बोलो जल्दी से बेटा, फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपको ये बात समझी? तो ये था पूरा पूरा चेंज ऑफ नेम को लेके पूरी पूरी बातें, ठीक है। ओके सर, अगला कौन सा एक्ट होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। कल मैं आप लोगों के एक पूरा आने वाले स्पेशल 26 के जितने भी सेशंस होने वाले, पूरे सेशंस का मैं आपको एक टाइम टेबल दे दूंगा, है ना, जिसके अंदर आपको सारे पूरा प्लानिंग करके दे दूंगा, कब आपको सेल्फ पढ़ना है, कब आपको क्या करना है, सब कुछ बातें इसके अंदर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अभी हमारा होमवर्क आज क्या रहने वाला है, देखो सबसे पहले आप सभी लोगों को कहां पे जाना है, IGSir.in के ऊपर जाना। जैसे ही आप IGSir.in के ऊपर जाएंगे, देखो यहाँ पे सुपर चार्ट बुक और ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन बैंक है, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। जिस बुक से मैंने, जिस रिवीजन बुक से मैंने आपको पढ़ाया, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा देखो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं फ्री रिसोर्सेस, फ्री रिसोर्सेस के ऊपर क्लिक करना। जैसे ही आप फ्री रिसोर्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे बेटा, तो आपको क्या नजर आएगा, आपको नजर आएगा CA फाउंडेशन लॉ के बारे में। क्या नजर आएगा, बोलो, CA फाउंडेशन लॉ आपको नजर आएगा। अब ये जो CA फाउंडेशन लॉ नजर आया, यहाँ पे ये देखो आपको यूनिट 3 और LLP के क्वेश्चन एंड आंसर्स है। तो यूनिट 3 कल आपका हो गया होगा, क्योंकि कल अपन ने स्पेशल 26 में कवर किए थे, तो आज आप इसको कवर करेंगे, यानी कि LLP के बचे हुए क्वेश्चंस आपके कवर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। प्लीज अभी आप जैसे देखो यहाँ पे रिविजन है, यहाँ पे सब चीजें, अगर किसी को राइटिंग प्रैक्टिस में दिक्कत है, आप इन वीडियोस का सहारा ले सकते हैं। यहीं पे देखो राइटिंग प्रैक्टिस को लेके पूरे 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 बेटा यहाँ पे क्या दे के रखे है, पूरी मैंने यहाँ पे ये पूरी सीरीज कंप्लीट करवा के रखा हूं। अब जरूर से इसको चेक कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है ना। तो अब जरूर से इसका फायदा आप उठाइएगा। फिर इसके अलावा सर, ओपीसी में एक नॉमिनी दूसरे ओपीसी में मेंबर हो सकता है, एक नॉमिनी, हाँ हो, जिसमें वो नॉमिनी है उसका मेंबर की डेथ हो गई, जो क्या वो दोनों जगह मेंबर होगा, हाँ दोनों जगह मेंबर होगा, लेकिन उसको 180 डेज के अंदर उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कौन से LLP का मेंबर बना रहना चाहता है। तो दूसरे LLP में वो क्या करेगा, दूसरे LLP में वो किसी दूसरे पर्सन को अपॉइंट करेगा जो मेंबर बन जाएगा, ऐसा उसका मतलब होता है, ठीक है। कल हमारी क्लास है नहीं सर, कल कोई क्लास नहीं है, संडे पूरा ऑफ रहेगा, मंडे को हमारी अगली क्लास रहने वाली है, ठीक है। ओके सर, चलिए जाने से पहले आपको इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी कोई बच्चा है जिसको फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब मुझे ऐसा है कि देखो रिवीजन बैच कब काम में आता है आपको, कि मान लो आपके कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा बहुत दिक्कत है और आप फिर पढ़ रहे हो, तो आपको फटाफट चीजें रिवाइज हो जाती है आपकी, या आपने पहला अच्छे से पढ़ रखा है बट आपको क्विक टाइम के अंदर पूरी समरी चाहिए लॉ की, तो एकदम बेस्ट प्लानर होता है स्पेशल 26 का। पर अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो और आपके एग्जाम अगर 2 महीने से कम में है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए जाइए, और 2 महीने से ज्यादा है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप रेगुलर बैच के लिए जाइए, ठीक है। ultimateca.com के ऊपर बेटा ये कोर्सेज अवेलेबल है हमारे, जिसके अंदर मैं आपको लॉ कवर करता हूं सर, दोनों जगह 100% लॉ का कवरेज है, चाहे फास्ट ट्रैक हो या रेगुलर, ये लेकिन 81 आवर्स में। तो दिन के अगर 2 घंटे भी देखे तो बेटा मैं बता दूं 40 दिन के अंदर लॉ का कोर्स समाप्त, ये 140 आवर्स के अंदर कंप्लीट होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल होता है, यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल है, यहाँ भी क्वेश्चन बैंक सॉल्व होती है, यहाँ भी सॉल्व होती है, यहाँ क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं होता, यहाँ होता है। पर कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार फास्ट ट्रैक से पढ़ने के बाद स्पेशल 26 से जब आप रिवीजन करेंगे तो नेक्स्ट लेवल आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलने वाली है। एक बार कैसे बैच को एनरोल करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको सबसे पहले जाना है ultimateca.com के ऊपर, कुछ इस तरीके से हमारी साइट आपको दिखेंगी। फिर इसके बाद ऑल कोर्सेज के ऊपर जाइए, इसके अंदर CA फाउंडेशन न्यू सिलेबस के अंदर जाना। फिर जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे तो बिजनेस लॉ बाय, अगर आपको सिर्फ लॉ खरीदना है, सिर्फ लॉ, बाकी आपको कॉम्बो नहीं खरीदना है, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा आप कॉम्बो भी ले सकते हैं, बट इनकेस अगर आपको कॉम्बो नहीं लेना है तो देखो साइड में लिखा हुआ है बेटा बिजनेस लॉ IG, आप यहाँ पे क्लिक करना बिजनेस लॉ IG, तो देखो यहाँ पे आपको बैच नजर आ जाएंगी, चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच। ये चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच के लिए आप एनरोल करेंगे तो ऑलरेडी इसके साथ चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाली है, क्या बिल्कुल बिल्कुल मिलने वाली है, ठीक है। तो आप बिजनेस लॉस क्या यहाँ पे क्या कर सकते हो सर, बिजनेस लॉस की डेफिनेटली यहाँ पे आप एक अकेले चैंपियंस फास्ट ट्रैक बैच को एनरोल कर सकते हैं। बाकी ये है बेटा रेगुलर बैच यहाँ पे, जिसके अंदर अलग अलग प्लान है अगेन, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है सर। मई 25 में अटे में क्या चेंजेस हुआ है इतना सब बता दो, नहीं है बेटा कोई भी चेंज नहीं है मई 25 के अंतर्गत, ठीक है। अगेन आपका ये चीजें भी हो जाती है समाप्त।
ये इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो स्पेशल 26 6.2 की प्लेलिस्ट है बेटा, जरूर से चेक करना स्पेशल 26 6.2 की प्लेलिस्ट को। सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कवर्ड है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।